अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। और नाजरीन, प्री मानसून सीज़न का आगाज़ हो चुका है। जैसे कि हमने देखा, कल आंधी तूफ़ान के साथ शदीद बारिश भी हुई। तो पंजाब में शदीद बारिशों के बायस गुजरांवाला की तहसील कामोकी में छत गिरने के बायस माँ समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए। लाहौर में भी तूफ़ानी बारिश के दौरान दीवार गिरने से 7 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज से 8 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई भी की गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, सवात, मानसेरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, हरीपुर, पेशावर, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, कुरम, बन्नू, लकी मरवत, कोहाट, मियांवाली, सरगोदा, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, शेखुपुरा, फैसलाबाद, झंग और टोबा टेक सिंह में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर तेज़ और मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। हुकाम का इस हवाले से बताना है कि इस दौरान बारखान, लोरालाई, सिब्बी, नसीराबाद, कलात, खजदार, यूब, लसबेला, वरान, मूसा खेल, DI खान, बन्नू, करक, वजीरिस्तान, DG खान, राजनपुर, मुल्तान, भक्कर, लिया और एक लंबी लिस्ट है इन तमाम शहरों की जहां पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ साथ सखर, जैकबाबाद, घोटकी, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, मिट्ठी, नगर पारकर, थर पारकर, उमरकोट, सांगड़, मीरपुर खास, दादू, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद और कराची में भी तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर तेज़ मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। 4 से 7 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरांवाला और लाहौर के जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी और उसके बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक मरी, गिलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा मौजूद है। तो NDMA की जानिब से सयाहों को बारिशों के इस दौरान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए मोहतात रहने की हिदायत की गई है, ताकि अगर किसी ने इन नॉर्दर्न एरियाज़ का सफ़र करना है तो उनकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए कि मौसम किस तरह का है। इसके अलावा आंधी, झक्कड़, गरज चमक और शदीद बारिशों के बायस जो कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बिजली के खंभे हैं, सोलर पैनल हैं, इनको भी नुकसान पहुँच सकता है। तो इस दौरान बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और आवाम को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत भी जारी की गई हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात कर। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हालिया मानसून बारिशों से मुल्क के कौन से ऐसे शहर हैं जिनको अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है और किन इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इसमें पंजाब के जो शहर हैं लाहौर, फैसलाबाद, साथ में सरगोदा, ऊपर गुजरात, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, उससे ऊपर चले जाएं तो जेलम और इस्लामाबाद, पिंडी इटसेल्फ और KP के कुछ इलाके, ख़ासकर जनूबी जो अजला हैं KP के, बन्नू, लकी मरवत और साथ में फाटा के जो एरियाज़ हैं, इसी तरह से शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के जो अजला, इन तमाम एरियाज़ में तेज़ बारिश का स्पेल मुतवक्की है, ऑन एंड ऑफ। जैसे गुज़श्ता दिन भी कहीं कहीं तेज़ स्पेल हुआ, इसी तरह से आज शाम या रात फिर हो सकता है और अगले 3-4 दिन ये सिलसिला चलेगा, 8 या 9 तक एटलीस्ट, बल्कि कुछ इलाकों में तो 10 जुलाई तक चलेगा। तो इस दौरान में कभी दरमियानी और कभी तेज़ और कभी मूसलाधार बारिश मुतवक्की है। तो ज़ाहिर है जिन शहरों के हमने नाम लिए उनमें अर्बन फ्लडिंग का खदशा है और लैंडस्लाइडिंग तो ज़ाहिर है पहाड़ी इलाके जितने KP के हैं और कश्मीर के और गिलगित बल्तिस्तान, उधर अगर जब बारिश का तेज़ स्पेल होता है तो फिर लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा रहता है उस तरफ। ठीक है, तो सरफराज साहब, जो जिस स्पेल के बारे में बताया जा रहा है कि 8 जुलाई तक जारी रहेगा, या आप कह रहे हैं कि 10 जुलाई तक भी जारी रह सकता है, तो उसके बाद भी मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं जुलाई में? जी बिल्कुल मुतवक्की हैं। एटलीस्ट 2 स्पेल और जुलाई के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे यानी 10-11 के बाद कोई 2 दिन का गैप होगा। गैप से मुराद ये कि हल्की बारिश कुछ एरियाज़ में जो मशरकी इलाके हैं भारत के साथ लगते हैं, जैसे सियालकोट, नारोवाल वगैरह हो गया, लाहौर, उधर तो फिर भी कहीं थोड़ी बहुत होती रहेगी और बाकी जगहों में हो सकता है कुछ गैप हो 2 से 3 दिन का और फिर 15 या 16 से ऑनवर्ड फिर अगला स्पेल आ जाएगा। उससे कोई 1-2 दिन के गैप के बाद ही। तो इस तरह से अगले मतलब जुलाई में 2 या 3 स्पेल मुतवक्के हैं, तो उसमें अच्छी तेज़ बारिशें हैं। ठीक है, तो सरफराज साहब, जिस तरह कल हमने देखा बारिश लाहौर में हुई है, उससे पहले जिस तरह से आंधी तूफान था, तो क्या इसी तरह की बारिशें एक्सपेक्टेड हैं आगे भी?
जी बिल्कुल, मानसून बारिशों का आपको पता है कि इसी तरह से वो तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ एक तरह से वार्म कोर क्लाउड्स होते हैं ना, तो उनकी वजह से कन्वेक्शन होती है, बहुत ज़्यादा हीटिंग की वजह से उसको एनर्जी ज़्यादा मिलती है। तो ये इम्कान रहता है तेज़ आंधी का और हेवी थंडरस्टॉर्म और उसके साथ लाइटनिंग और फिर तेज़ मूसलाधार बारिश। ठीक है, तो इस तरह तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह की बारिशें हो रही हैं और फसलें भी फिर मुतासर होंगी, जिस तरह मुंजी लगने वाली है चावल की, तो जो किसान हैं वो क्या फिर एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं? देखिए उसमें जो हर एक स्पेल से पहले जैसे कुछ उसमें इम्पैक्ट्स भी साथ हम देते हैं, हमारी एडवाइजरी में लिखा होता है और साथ में एडवाइस भी लिखी होती हैं। तो उनको चाहिए किसानों को कि यही फोरकास्ट को देखकर, यानी जो गैप्स हों तो उसमें उस हिसाब से अपना मैनेज करें। मतलब जब तेज़ बारिश का स्पेल चल रहा हो तो ज़ाहिर है इस दौरान तो वो फिर एहतियात करें, और जिस तरह से उनको एडवाइस की जाती है, जो एग्रोमेट सेंटर है वो अलग से किसानों को एक तरह से बाकायदा एडवाइस भी करता है कि आप इन दिनों में करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका ये कहना कि जो मजीद स्पेल्स हैं वो भी जुलाई में ही मुतवक्के हैं, तो हम सबको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कल भी लाहौर में जिस तरह की बारिश हुई, जिस तरह का आंधी तूफान था, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। नवाज शरीफ की वापसी कंफर्म, जल्द शेड्यूल जारी होने का इम्कान। स्टॉक मार्केट ऊपर, डॉलर नीचे, वजीर आजम और वजीर खजाना की मुबारकबादें। हेल्थ कार्ड पर इलाज जारी या बंद, नई बहस शुरू। सबसे खूबसूरत झील का वजूद खतरे में, और बॉडी बिल्डर कबूतर भी होगा न्यू पाकिस्तान का हिस्सा। और नाज़रीन, हालिया मानसून बारिशों से मुल्क के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है और किन इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, इस हवाले से हम बात कर चुके हैं। हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद थे और उनके इस हवाले से ही बताना था कि बहुत ज़्यादा एहतियात करने की भी ज़रूरत है। इस तरह के जो स्पेल्स हैं वो अभी मुतवक्के हैं, 10 जुलाई तक जो ये सिलसिला है ये भी जारी रहेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं, सियासी मंजरनामे से अहम खबर शामिल करेंगे, जहां नून लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरीम नवाज की पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट की खबरें दुरुस्त नहीं हैं, क्योंकि पहले यही खबरें मौसूल हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जो नवाज शरीफ से मुलाकातें हो रही हैं तो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बात हो रही हैं। तो नून लीग ने इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से अभी तक किसी जमात से मुशावरत नहीं की, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ दौरा दुबई मुकम्मल करके अब अहम दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। मरीम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी, जहां उनकी अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का फैसला भी दौरा सऊदीया में ही मुतवक्के है। ये भी इतलात हैं कि नवाज शरीफ ने आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी बनाने की हिदायत की है, जबकि पार्टी बयानिया और इंतखाबी मंशूर की तैयारी का जो टास्क है वो मरीम नवाज को मिल चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने वतन वापसी के बाद मुल्क भर में सियासी राब्ते एक बार फिर से तेज़ कर दिए हैं। उनका जहाज़ एक बार फिर से उड़ना शुरू हो गया है। तो पंजाब में 30 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली के पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में शमूलियत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, और इस हवाले से जहांगीर तरीन और अलीम खान आइंदा चंद रोज़ में लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में कुछ अहम मुलाकातें भी करेंगे, जबकि पार्टी क़यादत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ भी दोबारा रब्ता किया जा रहा है। जबकि PTI के मरकज़ी रहनुमा और साबिक वज़ीर आला KP परवेज़ खटक की जो बुनियादी रुकनीत है ख़त्म करने और उन्हें पार्टी से निकालने का उसूली फैसला कर लिया गया है। ये खबर आने की देर थी कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ हमने देखा कि एक महाज शुरू कर दिया गया है। वैसे भी हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये शेवा रहा है कि जो उसे ज्वाइन करे उसके 100 गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, और जो PTI छोड़कर जाए उसे किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलती और उसको एक मिसाल बना दिया जाता है। और फिर ज़रा ये भी दावा करें कि तहरीक-ए-इंसाफ के जो 30 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली हैं उन्होंने परवेज़ खटक को अपनी हिमायत का यकीन भी करवाया है, जिसके बाद मुमकिना तौर पर यही लग रहा है कि वो जल्द ही अपने अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। और दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को नैब रावलपिंडी ने अलकादिर ट्रस्ट मुबैना करप्शन केस में आज तलब कर रखा है। ज़रा ये कह रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ और उनकी अहलिया को नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम के कड़े सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बुशरा बीबी को नैब ने कम बेश 11 कुलीदी सवालात और दस्तावेजात लाने का कह रखा है, जिनमें अलकादिर यूनिवर्सिटी ज़मीन की खरीदारी की तफसीलात हैं, प्रॉपर्टी टाइकून से तोहफ़ों की तफसीलात के बारे में सवालात भी शामिल हैं। कुछ ऑडियो लीक्स हुई थी जिसके बाद ये तमाम मामला मंजर आम पर भी आया था। जबकि ज़रा ये भी बता रहे हैं कि अलकादिर ट्रस्ट मुबैना करप्शन केस की तहकीकात
अब हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं और इस केस में PTI चेयरमैन और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी किसी भी वक्त अमल में आ सकती है। और फिर रात को कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी किया है, जिसके मुताबिक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम को 14 के बजाय अब 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। और इस ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर जो मुलजिमान हैं उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि अब अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो वो 2 हफ्तों की नहीं होगी बल्कि 1 माह तक भी उन्हें अंदर रखा जा सकता है। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार नासिर बेग चुगताई साहब ने। बेग साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब हम देख रहे हैं कि ये तो वाजे हो चुका है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ की जो वापसी है वो सितंबर से पहले मुमकिन हो पाएगी। देखिए, कल जो परसों बातें हुई हैं दोस्तों से, वो बता ये रहे हैं कि पहले आप इंतखाबात का ऐलान कर दें फिर आ जाएंगे वो। और मेरा तो ख्याल ही बहुत ताख़ीर हो गई उनको आने में। उनको आ जाना चाहिए था और कहते ना फेस द म्यूज़िक, थोड़ा सा म्यूज़िक सुनते वो यहाँ पर जेल चले जाते, जेल से घर चले आते, वहाँ नज़रबंद हो जाते तो ज़रा सा एक हलचल मचती एक। लेकिन मुमकिन है मुस्लिम लीग की कोई और हिकमत अमली हो तो सितंबर से पहले आ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अगर अक्टूबर में इंतखाबात आप करा रहे हैं जो अभी क्वेश्चन मार्क है तो आना चाहिए। इंतखाबी कहते हैं कि इंतखाबी मुहिम को वो लीड करेंगे तो वो आते ही इंतखाबी मुहिम में चले जाएंगे, एक सवाल ये है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो कुछ बातचीत चल रही है दुबई में और अब सऊदी अरब में उसका दूसरा मरला शुरू हो रहा है, वो तैयारियां हैं इस बात की कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 4थी बार और वो क्या करेंगे, किस तरह इन्वेस्टमेंट लाएंगे, किस तरह पाकिस्तान में एक बार फिर अपना सिक्का जमाने की कोशिश करेंगे। वो सब बातें मिसाक मईशत है, मिसाक जमहूरियत है, खासी बातचीत हुई है और मिसाक जमहूरियत में कुछ तब्दीली पर बातचीत हुई है जो मेरा अपना अंदाज़ा है। गालिबन केयर टेकर गवर्नमेंट पर भी कुछ फैसले हुए हैं, कुछ बातचीत हुई है, शायद एक दौर और हो बातचीत का इस बारे में कि कौन सा केयर टेकर ज़रा सूबे में भी आने हैं, मरकज़ में भी आने हैं। और तो ये सब कुछ तय होना है, शायद कुछ तय हुआ है, कुछ बाकी है। सऊदी अरब जो जा रहे हैं वो ज़ाहिर उम्रा है तो ज़ाहिर जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उम्रे के बाद तो दुनियावी काम बहुत हैं, वहाँ भी मुलाकातें सरमायाकारों से। और एक बात बताऊँ आपको कि अगर हम सही तरीके से पूरा सूरत हाल को देखें हम तो हमें एक हल्की सी एक किरण नज़र आती है रोशनी की, और वो किरण ये है कि सऊदी अरब ने और UAE ने तकरीबन $50 अरब इस बात के रखे हुए हैं कि वो पाकिस्तान वो मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे मादनियात में, IT में और निचकारी के प्रोजेक्ट में। तो खासी बड़ी रकम है ये, और वो पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे, गवादर में रिफाइनरी का प्रोजेक्ट भी है, ये सब है। अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं यहाँ तो मेरे ख्याल इलाके की जो सूरत हाल है बेबसी की हमारी वो दूर हो जाएगी और दोस्तों का ये मुतालबा भी पूरा हो जाएगा कि आप कर्ज नहीं मांगे भाई, आप कुछ करके दिखाएं। तो मेरे ख्याल है कुछ करके दिखाने का वक्त आ गया है और शायद ये आखिरी बार मौका है हमारे पास। ठीक है, तो बेग साहब अभी जो बातें हम सुन रहे थे सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान कुछ सीट एडजस्टमेंट के मामला चल रहे हैं, आज उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन कल सामने आई कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हो रही। तो अगर नून लीग दीगर PDM जमातों के साथ इत्तेहाद नहीं करती तो खासतौर पर पीपल्स पार्टी या फिर काफ लीग आप देख रहे हैं कि पंजाब से सीटें वो निकाल पाएंगे और ये तमाम मामला, ये सेटलमेंट अच्छी रहेगी इन लोगों की या आपस में भी झगड़े शुरू हो जाएंगे? देखिए, ये बात बहुत पहले तय थी कि PDM एक खिचड़ी है जिसपे हर चावल अलग अलग है और सबको अलग अलग और अपने अपने निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लेना है। पहले रोज से है जब पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी का भी ऐलान ये था कि हम अपने निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अब सीट एडजस्टमेंट जो है अगर कोई नहीं करता तो वो कौन नहीं करेगा? मुस्लिम लीग नहीं करेगी, तो मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी कहाँ से मिलेगी? एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये। PTI को आप अभी बिल्कुल यकसर तौर पर नजरअंदाज नहीं कर सकते।
पीटीआई के लोग मौजूद हैं, वोटर मौजूद हैं, लीडर हो ना हो, वोटर मौजूद हैं। और खान साहब का क्या शक्ल बनती है ये डिपेंड करता है पूरा। अभी जो आप बता रहे थे नैब का जो ऑर्डिनेंस वगैरह आया है, वो ही नहीं और भी बहुत से मसाइल हैं जो उनको फेस करना पड़ेंगे। और मुस्तकिल वो अदालतों को किसी पर अदम एतमाद कर रहे हैं, किसी पर कह रहे हैं कि मैं यहाँ जाऊँगा नहीं, मुझे सिक्योरिटी का ख़तरा है। तो बहुत से मसले हैं और वो उनके जो नाज हैं वो उठाए जा रहे हैं, वो अदालतें उनको चांस दे रही हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अब वो वक्त है कि जब शायद कुछ फैसले हो गए हैं, कुछ फैसले हो चुके हैं कि क्या करना है और किस तरह करना है, तो लेकिन सीट एडजस्टमेंट शायद करना पड़ जाए। देखिए केपीके में मुस्लिम लीग किस तरह इंतखाब लड़ेगी विदाउट जेयूआई एडजस्टमेंट किए बगैर। अगर सिंध में वो आना चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी से करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, और उसके बदले उनको जुनूबी पंजाब में कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेग साहब परवेज खट्टक के हवाले से भी कुछ इत्तलात हैं कि 30 लोग उनके साथ हैं, तो आपको लगता है किसी पार्टी में शमूलियत करते वो दिखाई देंगे हमें, या फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरह कोई नई पार्टी बनाएंगे और यही कोशिश करेंगे कि जो पीटीआई का वोटर है उसी को एंगेज करें? नहीं, परवेज खट्टक का पीपल्स पार्टी से यहाँ तक का सफर बड़ा मजेदार है, और खासतौर से जो धरना हुआ था उस पर जो उन्होंने रक्स किया था, अगर आपने नोट किया हो, जी बिल्कुल क्लिप देखे, और उसमें तो बिल्कुल वो डेडिकेटेड थे। अब जो बातें कर रहे हैं मुझे बड़ी हैरत हो रही है। अब वो किस तरह ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता था ये सब कुछ जो होने वाला था, और अब मैं लाइम था और कुछ खास लोगों को बताया गया था। तो ये तो खासुल खास थे भाई, ये तो बहुत ही खास थे। मतलब कहते हैं ना किचन कैबिनेट, उसमें थे, और जानशीनों की फहरिस्त अगर आप देखें 4-5 की, तो उसमें दूसरा नंबर इन्हीं का था, मखदूम शाह महमूद के बाद। तो अब ये कहना बहरहाल ये पॉलिटिक्स है। ये मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने कोशिश की थी अलग पार्टी बनाने की, उसमें गालिबन नाकाम हुए ये, और वो पार्टी जो शायद मैटर भी नहीं करती, कुछ इलाकों से एरिया से कुछ कौमी असम्बली की नशिस्तें ले सकती थी। चुनाचे दोबारा ताल्लुक़ पैदा हुआ, दोबारा राब्ता हुआ है इस्तेहकाम वालों से, और उनसे फिर बातचीत हुई है। चुनाचे कल मेरी बात हुई तो कह रहे थे केपी के वालों से फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब केपी के वाले कौन है उनके लिए ज़रा परवेज खट्टक ही है और कोई नहीं है। और मेरा अपना अंदाज़ा है कि परवेज खट्टक और जहांगीर तरीन में एक वर्किंग रिलेशनशिप हमेशा मौजूद रहा है, हमेशा मौजूद रहा है, और वो शहजाद अकबर की तरह या फवाद चौधरी की तरह दूसरों की तरह अटैक पे नहीं गया उनके खिलाफ किसी भी दौर में। तो ये मेरा ख्याल, मुझे लगता ये है कि उनको वो वहीं जाएंगे और वो जाके उनको मुस्तकम करेंगे। ठीक है बेग साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पीडीएम इकट्ठी है, जहांगीर तरीन और अलीम खान की जोड़ी है, तो वो मजीद लोगों को तोड़ने की तैयारियां कर रही है, तो उसके बाद भी आपको लगता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना जरूरी होगी? देखिए अब जो जहां तक बात चली गई ना मुल्क से बेवफाई की, मुल्क में, या आप समझते हैं उनकी गिरफ्तारी भी जरूरी होगी? देखिए सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। अब जहाँ पहुंची सूरत हाल, वो जो इस टीम थी ना, वो तो आपने निकाल दी 9 और 10 मई को। जो एक उबाल था वो दूध उबल के ज़ाय हो गया पूरा का पूरा। एक अच्छा पॉलिटिशियन हमेशा अपनी क़ुव्वत को महफूज रखता है, बचा के रखता है आगे आने वाला वक्त में। कई हमने मिसालें देखी है इस तरह की पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, लेकिन यहाँ ज़ाय कर दिया गया सब कुछ, और इस तरह ज़ाय किया गया कि अब मतलब जो रेटिंग्स कहते हैं ना, अब इसको हम कहते हैं अवाम में मकबूलियत, उस पर असर पड़ा है। अब अगर आप जाते हो तकरीबात में तो उस तरह शिद्दत से बात नहीं होती जिस तरह पहले हुआ करती थी। पहले झगड़े हो जाते थे, अब झगड़े नहीं होते हैं। अब लोग डिफेंसिव पर चले गए हैं बहुत ज़्यादा, और सोशल मीडिया की भी वो सूरत हाल नहीं है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि खान साहब के लिए मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और एक नहीं कई मसाइल हैं। तोशाखाना से आज तोशाखाना पे बात हो रही है, और अदम एतमाद का उन्होंने इज़हार तहरीरी तौर पर किया है। आपको शायद याद होगा जब अटॉर्नी जनरल ने अदम एतमाद नहीं किया था, इतराज़ किया था जस्टिस मंसूर शाह पर, तो चीफ जस्टिस ने कितना शाउट किया था और कितना बुरा भला कहा था गवर्नमेंट को, और कहा था हमने अभी तक कंटेम्प्ट नहीं किया 14 मई पर, हमें मजबूर ना करें आप। तो ये सब कुछ था।
तो जज पर एतराज़ करना एक हक़ है, एक मुलजिम का, और वकील का भी हक़ है, और जज पर अदम एतमाद करना भी हक़ है। लेकिन मेरे पास वो मिसाल हैं जहाँ जज ने पूरा अदम एतमाद सुना और कहा कि नहीं, मैं अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। और नई मिसाल जो है हमारे पास जस्टिस मंसूर शाह की है, जिन्होंने इतराज़ सुनते ही बेंच छोड़ दी। ठीक है, तो बेग साहब, बहुत से लोग अभी भी हम ऐसे देख रहे हैं जो इस्तेहकाम पार्टी में शामिल हुए, वो बिल्कुल अभी खामोश दिखाई दे रहे हैं। शायद जो मामलात हुए उनको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ फयाजुल हसन चौहान हैं या फिरदौस आशिक आवान हैं, वही हमें एक्टिव दिखाई दे रही हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें सामने आएंगी आपके पास। एक तो ये आएगी कि कुछ सुल्तानी गवाह, हमें ख्याल है फयाज चौहान साहब उसमें शामिल हैं, शायद फिरदौस भी उसमें शामिल हो, कुछ और लोग भी शामिल हों, और कुछ गवाह होंगे कि हमसे कहा गया जुलूस निकालो, और कुछ ये गवाह होंगे कि हमसे कहा गया था कोर कमांडर हेडक्वार्टर जाओ, और कुछ ऐसे गवाह होंगे जो बताएंगे हमसे कहा गया था कि वहां पर हमला करना है, जलाना है उसको। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत है, और अदालतों में ये बहुत ज़्यादा मसाइल सामने आएंगे और बड़ी लंबी जुरा होगी। और मुझे लगता ये है कि पीटीआई के वो लोग जो बहुत वोकल है वही सुल्तानी गवाह बनेंगे। ठीक है, तो आप समझते हैं फवाद चौधरी भी इनमें शामिल हो सकते हैं? जिस तरह से इत्तलात की वजारत भी उन्हीं के पास थी, मीडिया सेल भी वही देखते रहे हैं, और सबसे ज़्यादा एक्टिव वही थे, सबसे ज़्यादा आप कह लें वोकल भी वही थे। फवाद चौधरी साहब पे ये इल्ज़ाम आता है कि सारे गलत फैसलों में उनकी राय शामिल थी। अब अगर वो सुल्तानी गवाह बनते तो बहुत बड़े गवाह होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो सुल्तानी गवाह बनने की हद तक जाएंगे, शायद गवाहियों में चले जाएं वो, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपने तस्वीरें बनवाई हैं जहांगीर तरीन के प्रोग्राम में, सर पकड़े बैठे हुए, उदास बैठे हुए, तकरीबन रो रहे हैं वगैरह वगैरह, अगरचे पीछे बैठे हुए हंस रहे थे, वो पैखे लगा रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि फवाद चौधरी सुल्तानी गवाह बनना चाहेंगे, वरना उनकी सारी पॉलिटिक्स जो है वैसे तो खत्म हो चुकी है, वो ठीक है, जो बाकी भी खत्म हो जाएगी वो भी ठीक है। बेग साहब, एक और मामला है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, वो ये कह रहे हैं कि कराची को बिल्कुल एक अलग सूबा बनाना चाहिए। बलूचिस्तान के भी 3 और सूबे, पंजाब में भी 3 अलग सूबे बनाने चाहिए। साहब का इलाका जो फाटा था उसको भी अलग सूबा बनाना चाहिए, और एक सूबा हज़ारा का भी बनना चाहिए। तो सुनने में तो शायद ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या मुस्तकबिल करीब में आप समझते हैं कि इंतजामी तौर पर मजीद सूबे बनने चाहिए या बनते दिखाई देते हैं? देखिए, जनूबी पंजाब सूबा बिल्कुल एट हैंड था, टॉप ऑफ द, और उसी के एजेंडे पर जनूबी पंजाब के बहुत से लोग पीटीआई में शामिल हुए थे। कुछ भी नहीं हो पाया, आप तो पता है ना। और मिर्जा साहब ने जो कुछ कहा है, पता नहीं क्यों कहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या वजह थी जब कुछ कहा। शायद कुछ लोग फिलोसफर बनना चाहते हो, कुछ थिंकर बनना चाहते हो, कुछ अपने आप को अप अपॉन द अदर्स करना चाहते हो। मेरा ख्याल ये मौका नहीं था, ये बातें चलती आ रही हैं। कराची सूबा, फाटा सूबा, वजीरिस्तान सूबा, हज़ारा सूबा, पंजाब के 3 हिस्से वगैरह वगैरह, ये बातें बहुत चलती आ रही हैं, और ये मेरे ख्याल है तकरीबन लोगों ने इसको मंजूर नहीं किया है, और इसको कहते हैं ना, अवामी पजीराई हासिल नहीं हो पाई है। वरना जनूबी पंजाब सूबा बन चुका होता। पहले जनूबी पंजाब को सूबा बनाना था इनको, वो नहीं बना पाए। 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती इनको अगर पीटीआई वाले इंसिस्ट करते, बात करते, और गिलानी साहब भी तैयार थे, सब तैयार थे, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की। 2/3 मेजॉरिटी ले लेते कौमी असम्बली से, और वहाँ से सूबाई असम्बली तैयार थी। सूबाई असम्बली तो केपी के भी तैयार है सारा को अलग करने के लिए, वो भी मसला हल नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है सब कागज़ की बातें, सोचने की बातें सिर्फ। और मुझे ही समझ में नहीं आया कि वक्त क्या था, और रज़ा रब्बानी साहब ने इस पर जो जवाब दिया है वो बहुत तगड़ा जवाब है उनका, और वो उन्होंने कहा ही आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप, क्योंकि वो डिप्टी चेयरमैन भी सेनेट के। इम्पोर्टेंट बात ये है, और उनसे अब खतरा लाख हो गया है कि कोई उल्टी सीधी रूलिंग उनकी तरफ से ना आ जाए। ये भी जैसे कासिम सूरी की रूलिंग आई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार नासिर बेग चौथाई हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ईद की तातीलात के बाद कारोबारी हफ्ते के आगाज़ में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी हुई और ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता हो गया, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम हो गई। जिस तरह हमने कल भी आपसे न्यूज़ शेयर की थी, और तारीख में पहली बार कारोबार का आगाज़ जो है वो 2230 पॉइंट्स इजाफे के साथ हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गैर मामूली तेज़ी पर कौम को मुबारकबाद दी है। उनका ये कहना था कि शदीद मायूसियों के बाद उम्मीद का नया सूरज तुलू हो रहा है। कौम को मुबारक हो, मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन हो चुका है और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि खुदा करे पाकिस्तान की तरक्की का जो सफ़र है वो यूं ही जारी रहे। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने भी ट्वीट में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह मबरूक। दूसरी जानिब पाकिस्तान के कर्ज मुआहदे की मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को होने जा रहा है, जिसकी मंजूरी के बाद पाकिस्तान को कर्ज की पहली किस्त जारी की जाएगी। पाकिस्तान को दी जाने वाली पहली किस्त का हजम 1.1 अरब डॉलर होगा, लेकिन ज़राए के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल गैस की कीमत फ़रोख्त में 45 से 50% और बिजली के नर्ख में 3.5 से 4 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफा करना होगा। IMF से मुआहदे पर मूडीज़ का कहना है कि IMF से स्टैंड बाय मुआहदे से पाकिस्तान की जो माली गुंजाइश है उसमें मामूली बेहतरी होगी। मूडीज़ के मुताबिक ये वसूख से नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान IMF की 3 अरब डॉलर फंडिंग हासिल कर लेगा। मूडीज़ ने 5 पाकिस्तानी बैंकों का आउटलुक मनफी से मुस्तहकम कर दिया है और ये भी कहा है कि पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात करना होंगी और अपनी आमदनी बढ़ाना होगी, जिस पर हम बारहा अपने प्रोग्राम में भी बात करते रहे हैं। मूडीज़ के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर रहेंगी। बुलंदशरह सूद, महंगाई और हुकूमती अखराजात सरमायाकारी पर असरअंदाज रहेंगे। पाकिस्तान की बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी भी बुलंद रहेगी। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल कुछ अच्छी खबरें देखने को मिली, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही थी, डॉलर नीचे आ रहा है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं टैक्स बढ़ रहा है। मेहनत कश की बात करें, गरीब की बात करें, डॉक्टर साहब कब रिलीफ मिलेगा? अभी भी यही कहा जा रहा है कि ये भी जो किस्त मिलेगी तो बिजली के नर्ख भी बढ़ेंगे, 3.5 से 4 रुपये पर यूनिट, गैस की कीमतों में 45 से 50% इजाफा होगा। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही है? जी सर, अब आ रही है। जी जी, मैंने कहा आई विश कि पाकिस्तान अपनी कोई स्टोरी लिखे और वो स्टोरी यही हो जो आप कहते हैं, जिससे हम बहुत ही फंडामेंटल फैसले कर सकें और उन फंडामेंटल फैसलों की बुनियाद पर हम डिलीवर कर सकें टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान जो वो चाह रहे हैं। इन द शॉर्ट रन IMF के साथ जो हमने मुआहदा किया है, इससे शायद बेहतर चॉइस इस वक्त नहीं हो सकती थी। उसकी जो काउंटर चॉइस थी वो ये थी कि पाकिस्तान वैसे ही चलता रहता, कि रुपए की कदर जो है वो वीक होती रहती, पाकिस्तान के जो डॉलर रिजर्व्स हैं उन पे प्रेशर रहता। ये कहाँ, मतलब 16 अरब डॉलर पिछले 14-18 माह में हमने अपने रिजर्व्स लूज किए हैं। दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी टू टेल। इट इज ऑल्सो नॉट अ गुड स्टोरी कि हम IMF के 23वें प्रोग्राम में चले गए हैं। मतलब एक ICU का डॉक्टर है, उसके पास आप 23वीं बार गए हैं, 22 प्रोग्राम इनकम्प्लीट थे। सो यू नो दिस इज ऑल इन ऑल नॉट अ गुड स्टोरी टू टेल। फिर वो आपको कर्जा देगा, फिर आप दोस्त ममालिक से कर्जा लेंगे, फिर आप मल्टीलैटरल से कर्जा लेंगे। ये सब करके आप अगले 5, 6, 8 माह गुजार सकेंगे, वो भी तब कि अगर आप ये वाला प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ये भी याद रखिए कि अगर पिछला प्रोग्राम का एक रिव्यू कराने में इतनी दिक्कत आ रही थी तो देयर इज नो गारंटी कि हम ये प्रोग्राम भी कंप्लीट कर लेंगे। ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। बट इससे तकलीफ ये है कि जैसे नेपरा और ओगरा जो है वो एक नई डिटर्मिनेशन दे रहा है, तो IMF तो आपको यही कहता है कि ये डिटर्मिनेशन आ गई है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। अब हमारे पास देयर इज नो राह फरार फ्रॉम IMF। अगर ऐसा है फिर आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी और इन द शॉर्ट रन यही पाकिस्तान का खाका है। पर इससे अभी चूंकि थोड़ा सा रुपए की कदर मुस्तहकम होगी, मेरा ख्याल है आज भी इंटरबैंक जो है वो 2 to 4% जो है एटलीस्ट। जी बिल्कुल, डॉलर सस्ता हुआ है, 7 रुपए सस्ता हो गया इंटरबैंक में भी। और स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो वहां पर भी 295 पॉइंट्स की तेजी इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल बुनियादी ये है कि डॉलर नीचे आ रहा है, लेकिन अगर मार्केट में डॉलर दस्तयाब नहीं होगा, इस रेट पर मिलेगा ही नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा?
मार्केट्स को सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये नहीं है कि डॉलर की एकदम फरावानी शुरू हो जाएगी, डॉलर का भी तो इनफ्लो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब आपको बिल्ड करना है। सो देखिए ये सारी जो चीज है ना, पहले तो अब सोचना है कि चलें ये एक क्राइसिस टाइम था, अब क्राइसिस थोड़ा सा अवर्ट हो गया, एक इंश्योरेंस मिल गई है कि डिफॉल्ट में नहीं जा रहे। अब मेहनत करना शुरू करें, जब भी मेहनत करेंगे तो फिर ये चीजें ठीक होंगी। थोड़ा सा जो बाहर जाएं, कोई इन्वेस्टमेंट लाएं ताकि डॉलर फ्लोज जो है वो डेट क्रिएटिंग तो आ रहे हैं पर नॉन डेट क्रिएटिंग बढ़ना शुरू हो। मेहनत करें आप, थोड़ी सी जो अपना हमारा रेमिटेंस इनिशिएटिव है उसके थ्रू रेमिटेंस बढ़ाएं, थोड़ी सी जो एक्सपोर्ट स्टैग्नेंट है उनमें देखें कि क्या क्या इन द शॉर्ट रन किया जा सकता है। फिर ये चीज़ें अगर करेंगे तो ये रुपए की जो कदर है ये मुस्तहकम होने के अलावा आपकी जो थोड़ी सी इनफ्लोज हैं वो बढ़ेंगी। थोड़ी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लाएं, स्टॉक मार्केट बड़ी सस्ती है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इन द शॉर्ट रन भी आपको बहुत मेहनत करनी है। कोई आपके जो अदारे इस वक्त बहुत ब्लीड कर रहे हैं, दुनिया को दिखाएं कि आपने उन पे कोई काम किया है। ये गेम जो है ना वो सिर्फ मेहनत करने की है। डॉक्टर साहब तीनों गवर्नमेंट्स के साथ आप काम कर चुके हैं, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, तीनों जो जमातें थी उनको आप बड़े क्लोजली फिर उनके साथ काम करते हैं, वर्किंग रिलेशन आपका रहा है। आप क्या समझते हैं, काबीना के साइज को ही बढ़ाते रहते हैं, उस पर भी फोकस करना चाहिए? लाखों रुपए जिनकी तनख्वाह है उनको बिजली के यूनिट्स मुफ्त मिल रहे हैं, उनको पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है, जो 20,000 रुपया कमा रहा है उसको बिल भी अपने पास से देना पड़ रहा है। इस प्लान को चेंज करने की क्या जरूरत नहीं है? तो आपने बहुत अच्छी चीज सामने रखी है। मैंने हमेशा बात किया है कि पाकिस्तान को ग्रो करना है, पाकिस्तान को अपने टैक्सेस की रजीम को ठीक करना है, वो आज भी बात कायम है। बट जो ज्यादा जरूरी हो गया ना इस वक्त वो पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म हो गया, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो एक्सपेंडिचर हैं वो इतने बढ़े हुए आ रहे हैं कि अगर उनको संभालेंगे नहीं, काबीना के साइज से लेकर सारा जो हुकूमत का हुजम है वहां तक अगर इसको ठीक नहीं करेंगे तो ये बात बनेगी नहीं। पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर वाकई ही इतना ग्रो कर गया है कि आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि पेंशन रिफॉर्म किए हुए, हुकूमत के ओवरऑल साइज को ठीक किए हुए, सिर्फ बात कैबिनेट की नहीं है, कैबिनेट के नीचे जितने डिविजन्स हैं, अगर इतने डिविजन्स ही ना हो फेडरल गवर्नमेंट के पास तो आप सोचिए कि क्या आप इतने वजीर रख सकते हैं? नहीं रख सकते। अब वो डिविजन्स आपने कम करने हैं। क्यों कम करने हैं? क्योंकि आपको रियलाइज करना है कि ये काम तो फेडरल गवर्नमेंट के करने के ही नहीं है। एजुकेशन, ज़कात, उशर, क्लाइमेट, ये सारे काम, एनवायरनमेंट, ये सारे तो प्रोविंसेस के सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप डिवॉल्व कर देंगे तो हुकूमत का साइज कम होगा, खर्चे कम होंगे। ये 202 जो एंटिटीज हम चला रहे हैं इसमें से 167 तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मतलब आप सोचें कि आपके चैनल को कल हम खुद चलाना शुरू कर दें सरकार में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये तो एक कमर्शियल एंटिटी। आपने देखना है कि अगर आपको कोई रेटिंग अच्छी मिलती है आप उनसे रुजू करेंगे, आपको जो कमर्शियल मिलता है। ये सारे क्विक डिसीजंस हैं। सो ये अब काम करने के हैं। फिर वही बात है, नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट डूइंग योर हार्ड वर्क। अगर वो चंद दिन में नहीं ना नजर आएगा तो यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अब नए फाइनेंस एक्ट की अगर बात करें तो उसके तहत 415 अरब के नए टैक्स लागू होंगे। आपको लगता है एफबीआर इनको रिकवर करने की अहलियत भी रखता है? अभी भी शायद 10 मिलियन के करीब ऐसे लोग हैं जिनको टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। मैं और आप हैं, मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारी सैलरीज में से तो टैक्स कट जाता है जो हम ऑलरेडी टैक्स नेट में मौजूद हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर की अगर हम बात करें, रियल एस्टेट की हम बात कर रहे हैं, फिर अगर हम तंबाकू सेक्टर की बात करें, वहां पर टैक्स नेट में प्रॉपर तरीके से उन्हें क्यों नहीं ला पा रहे? क्योंकि हमने मिनासुल काम ये फैसला किया हुआ है कि कुछ सेक्टर्स जो हैं उनको हमने पनपने देना है। कुछ जो हमारे दोस्त हैं वो टैक्स के बगैर ही जिंदगी गुजार देंगे। जो मेरे दोस्त एग्रीकल्चर में है, मैं तो अगर सारी उम्र सरकार से पैसे लेता हूँ या कंसल्टेंसी के पैसे लेता हूँ या किसी को सर्विस फराहम करने के पैसे लेता हूँ या कहीं नौकरी करने के पैसे लेता हूँ, ये 4 काम मैंने किए हैं, सारा वक्त टैक्स ही लगता रहता है। पर मेरे कुछ दोस्त हैं वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स चूंकि लागू नहीं है इसलिए प्रोविंसेस कलेक्ट नहीं करती, फेडरल गवर्नमेंट कहती है हमारा सब्जेक्ट नहीं, तो हमने उनको रखा हुआ है। इसी तरह मेरे रिटेलर दोस्त हैं उनको भी हमने इसी तरह रखा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत शाका नजीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। अहम खबर शामिल करेंगे। करेंसी मार्केट में डॉलर को रिवर्स गियर लग चुका है और अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं। आपको बताते चलें कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 8 रुपए की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है।
डॉलर 277 रुपये 75 पैसे पर आ गया और इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के दूसरे रोज़ भी तेज़ी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स में 295 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 44,000 की हद को अबूर कर गया है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ मुनीर इस हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी काशिफ। देखिए जी, करेंसी मार्केट में जो इंटर बैंक है उसके रेट जब आए हैं, इसमें सबसे अहम बात यह है कि इंटर बैंक में रुपया जो है वो 8 रुपए 24 पैसे मजबूत हुआ है। करेंसी मार्केट में इंटर बैंक है उसमें डॉलर 277 रुपए 77 पैसे 75 पैसे पर आ गया है। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के खत्म पर 285 रुपए 99 पैसे पर बंद हुआ था। आज अमेरिका में आम तातील की वजह से जो इंटर बैंक के जो दुरुस्त रेट है, यानी जो इसमें और जो करेक्शन आएगी वो कल आएगी, क्योंकि आज न्यूयॉर्क मार्केट बंद होने की वजह से डॉलर के रेट में थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर अपडेट कर रहे थे। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर को रिवर्स लग गया है। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 8 रुपए की कमी देखने में आ रही। इंटर बैंक में डॉलर 277 रुपये 75 पैसे आ गया है। करेंसी मार्केट में अमरीकी डॉलर को रिवर्स गियर लग चुका है। अच्छी खबरें मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं और इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 8 रुपये की कमी भी देखने में आ रही है। स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में भी बहुत बेहतरी देखने में आ रही है, जिस तरह से हमने अपने नाज़रीन से कल भी खबर शेयर की थी। और आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 250 पॉइंट्स इजाफे के बाद मंदी देखने में आ रही। इंडेक्स में 107 पॉइंट्स की कमी हुई है। 100 इंडेक्स 43,791 की सतह पर आ चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 250 पॉइंट्स इजाफे के बाद अब मंदी देखने में आ रही है। इंडेक्स में 107 पॉइंट्स की कमी हुई है। 100 इंडेक्स 43,791 की सतह पर इस वक्त मौजूद है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस आम खबर के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 250 पॉइंट्स इजाफे के बाद अब मंदी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स में 107 पॉइंट्स की कमी हुई है। 100 इंडेक्स इस वक्त 43,791 की सतह पर आ चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 250 पॉइंट्स इजाफे के बाद मंदी देखने में आ रही है। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ। देखिए, आज स्टॉक मार्केट का आगाज तो सुबह जो है वो तेजी में हुआ। 295 पॉइंट का जो है मार्केट में इजाफा हुआ था। ताहम अब से कुछ देर पहले प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। ये प्रॉफिट टेकिंग है जो गुज़श्ता रोज हमने देखा था, मार्केट ने एक रिकॉर्ड हाई देखा था। आज जो अब तक जो है वो स्टॉक मार्केट में 107 पॉइंट की कमी अब तक हो चुकी है और 100 इंडेक्स 43,791 की सतह पर आ गया है। जो मार्केट कल गुज़श्ता रोज मार्केट में जो ब्रोकर से और तजज़ियाकारों से बात हुई थी, उनका कहना यह था कि जैसे ही डॉलर की कदर में कमी होगी और रुपया मजबूत होगा तो ये एक और अच्छी खबर होगी मार्केट के लिए। ये आज ऐसे ही हुआ है कि इंटर बैंक में रुपया जो है वो 8 रुपए मजबूत हुआ है और ओपन मार्केट भी अब से कुछ देर बाद खुलेगी, तो इसमें भी उम्मीद यही की जा रही है कि डॉलर में मजीद कमी होगी तो सरमायाकारों का एतमाद मजीद बहाल होगा। ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग के बाद जो है जो माइनस है ये दोबारा जो है मार्केट मुस्बत हो जाएगी। जी भाई ठीक है काशिफ, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है डॉलर के हवाले से, उसकी प्राइस के हवाले से कितना कम मजीद होगा या हो सकता है? देखिए, जो अभी तक जो डॉलर के जो रेट आए हैं उसमें तो ये 8 रुपए की तकरीबन कमी आई है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका के अंदर आज जो है वो आम तातील की वजह से, क्योंकि रेट जो है वो डॉलर के वो न्यूयॉर्क से निकलते हैं, उस वजह से आज जो रेट के हवाले से स्टेट बैंक के अब तक रेट आए उसमें 8 रुपए कमी हुई है। जो डॉलर के जो सही रेट होंगे जो तमाम करेक्शन के बाद निकलेंगे वो कल आएंगे, यानी बुध के रोज आएंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि 8 रुपए 24 पैसे की इसमें कमी हुई है और इस तरह उम्मीद ये की जा रही है कि ये 8 साढ़े 8 रुपए की रेंज में ही होगा। लेकिन इस वक्त जो है बाइंग कम है डॉलर की, इसलिए इसमें मजीद कमी हो सकती है इसमें। ठीक है, तो काशिफ अभी अवेलेबिलिटी के हवाले से क्या इत्तलात हैं? डॉलर मार्केट में अवेलेबल है और क्या इसी रेट पर अवेलेबल है? देखिए जी, इंटर बैंक की रेट में और ओपन मार्केट के रेट के फर्क के अलावा जो इस वक्त मार्केट में डिमांड सप्लाई है, हमने गुज़श्ता रोज देखा है कि बड़े पैमाने पर जो है वो डॉलर फरोख्त हुए हैं। ये दावा मलिक बोस्तान साहब का है जो फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन के सदर हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज ये दावा किया था कि बड़े पैमाने पर जो है वो डॉलर फरोख्त होने के लिए ओपन मार्केट में आया है। गुज़श्ता रोज बैंकों की आम तातील की वजह से, स्टेट बैंक होने की वजह से ज्यादातर जो फॉरेक्स डीलर्स थे वो बंद थे। तो अगर गुज़श्ता रोज बड़े पैमाने पर डॉलर फरोख्त हुए हैं तो मार्केट में, ओपन मार्केट में तो डॉलर की अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है। आज भी बाजार ऐसे ही लग रहा है कि डॉलर की बड़े पैमाने पर फरोख्त होगी और ओपन मार्केट में डॉलर
और कम होगा, क्योंकि अगर इंटर बैंक में 277 के करीब आ गया है तो ओपन मार्केट इससे नीचे ही आएगा या इसके बराबर आएगा। तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि ओपन मार्केट में भी डॉलर की रेट में जब मार्केट 11:30 बजे खुलेगी तो इसमें और कमी आएगी। ठीक है काशिफ, हम देख रहे थे कि पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी डॉलर की खरीदो फरोख्त पर या किसी भी करेंसी की खरीदो फरोख्त पर, तो अभी उस हवाले से कोई नया प्लान सामने आया है कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं सिर्फ वही डॉलर बाय कर सकते हैं, जिन्होंने बाहर अपनी फीसिस करानी है या कुछ मामलात हैं, या इजीली अवेलेबल है? लेकिन जो स्टेट बैंक ने पिछले दिनों अपना सर्कुलर जारी किया था उसमें इंपोर्ट पर से तो सारी पाबंदियां हटा दी थी। जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए एक जो है वो सर्कुलर है जिसके तहत जो एक आम आदमी जो एक ट्रैवलर है वो $5,000 तक ले जा सकता है। पिछले दिनों डॉलर की खरीदारी पे बहुत सख्ती थी, आपको टिकट और पासपोर्ट और वीजा दिखाकर ही जो है वो डॉलर का हसूल मिलता था। अब जो डॉलर की अवेलेबिलिटी बेहतर हुई है तो डॉलर के हसूल में बेहतरी तो आ सकती है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मामला ये है कि यहाँ पर 3 मार्केट्स काम करती है, इंटर बैंक, ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट। तो जो लोग बगैर शनाख्ती कार्ड के ओपन मार्केट से नहीं लेना चाहते वो ग्रे मार्केट से लेते हैं, वो थोड़ा महंगा भी खरीद लेते हैं। तो मार्केट में डॉलर की दस्तयाबी कभी भी मसला नहीं रही है, उसके रेट डिफरेंट है। तो अब स्टेट बैंक की जानिब से जो पाबंदी हटाई गई है इंपोर्ट्स पर, तो उसके बाद जो इंपोर्टर है उनको रिलीफ मिला है, वो रिलीफ के तहत अपना सामान मंगवा सकते हैं। गुज़श्ता दिनों पाक सुजुकी ने, इंडस ने, तमाम ये जो ऑटोमोबाइल कंपनी है इन्होंने अपने जो सिस्टम है उनके शटडाउन में एक हफ्ते का 10-10 दिन का इजाफा किया था कि उनका कहना यह था कि उनके पास सामान। बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, आजकल हेल्थ कार्ड को लेकर एक शोर मचा हुआ है और एक जानिब ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो इस हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से क्लैरिफिकेशन भी सामने आई कि हेल्थ कार्ड को बिल्कुल बंद नहीं किया जा रहा और किसी भी गरीब का इलाज बंद नहीं हो रहा। हेल्थ कार्ड का गलत इस्तेमाल बंद किया गया है, दिल के ऑपरेशन बिल्कुल बंद नहीं किए गए। सिर्फ जो निजी अस्पताल हैं वहाँ पर दिल के ऑपरेशन पर 30% अदा करना होगा। सेहत कार्ड पर अगर कार्डियोलॉजी की बात करें तो सहूलत बिला तातुल जारी रहेगी। इस बयान से एक रोज़ कबल पंजाब के निगरान वज़ीर सेहत और निगरान वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, जिसमें निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की जानिब से कहा गया कि सेहत सहूलत कार्ड का नाम बदलता रहा है, लोग इस कार्ड पर अरबपति बन गए और इतने स्टंट डाले गए कि मुल्क से स्टंट ही ख़त्म हो गए। जबकि निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का यह कहना था कि सेहत कार्ड स्कीम नवाज शरीफ के दौर 2015 में गरीबों के लिए थी। इस दौर में हेल्थ कार्ड पर ऑपरेशन के लिए 3 लाख हद रखी गई थी, जबकि साबिक हुकूमत ने हेल्थ कार्ड पर 400 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। एक माफिया बना हुआ है जो कि प्राइवेट अस्पतालों के साथ कमीशन तय कर चुका है। धड़ाधड़ मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए भेजा गया और इस हवाले से खूब पैसा कमाया गया। साबिक हुकूमत के सेहत कार्ड पर प्राइवेट अस्पतालों के 100 अरब रुपए के बिल्स बने पड़े हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशन किए हैं, 50% नॉर्मल डिलीवरी के C सेक्शन हुए हैं। अब ये सहूलत उन लोगों के लिए होगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते और अब ये बड़े ही संगीन और खौफनाक इल्ज़ामात हैं। इस हवाले से जो पंजाब हुकूमत ने सेहत कार्ड के ऑडिट करवाने का फैसला भी कर लिया है। सेहत कार्ड स्कैंडल के हवाले से हम बात करेंगे। मियां नवीद ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। नवीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सेहत कार्ड पर अब भी इलाज हो रहा है या बंद हो चुका है, इसको पहले क्लियर। अनवार भाई, इसमें सेहत कार्ड के ऊपर जो प्राइवेट सेक्टर में मुकम्मल तौर पर जो है वो इलाज बंद हो चुका है। 1 जुलाई से बैलेंस जो है वो सिफर है, मेरा आपका या किसी भी का जो सेहत कार्ड था, जो ID कार्ड सेहत कार्ड था, उसके ऊपर बैलेंस सिफर कर दिया गया है। इससे पहले इन्होंने कार्डियोलॉजी और गायनी को की सर्विसेज मुअत्तल कर दी थी, वो एक अलग बंद किया गया है। प्राइवेट अस्पताल में गायनी और उसका दिल का इलाज मुकम्मल तौर पर अलग बंद किया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बजट भी ज़ीरो कर दिया। इस वक्त आप किसी भी मर्ज के लिए, इलाज मुआवजे के लिए अगर आपने किसी प्राइवेट अस्पताल में जाना तो आपका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि आपके हेल्थ कार्ड के अंदर बैलेंस सिफर है। जब आपका वो हेल्थ कार्ड एक सिस्टम के अंदर डाला जाएगा और बैलेंस सिफर होगा तो फिर आपको वो प्राइवेट अस्पताल कह देगा जी आप सॉरी। तो फिर जो निगरान वज़ीर आला पंजाब कह रहे हैं कि 30% सिर्फ पे करना पड़ा, वो बात अच्छा, ये सारी जो बातें मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, ऑडिट होगा, करप्शन हुई, ये सारी बातें जो है उन्होंने की। अभी तक देखें, उन्होंने कहा जी कि 3 तरीके होंगे हम जिनको इलाज मुआवजा फराहम करेंगे। एक वो लोग जो सालाना प्रीमियम फराहम करेंगे 4500 समथिंग,
वो देंगे और उसको उनको हम 10 लाख का कवर देंगे, यानी 10 लाख तक वो अपना इलाज मुआवजा करा सकते हैं। 30% प्राइवेट सेक्टर में उनको देना होगा। उसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा भी ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही कह दिया जी वो नामुकम्मल है। फिर उन्होंने कहा जी कि हम अपना डाटा मरतब करेंगे, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी पता नहीं उन्होंने कब मरतब करना है, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि गुर्बत की लकीर के नीचे जो आएंगे हम उनको इलाज मुआवजा फराहम करेंगे। तो ये सारा डाटा बन रहा है फिल वक्त पंजाब में। मैं अपने नाज़रीन को आपके इस मॉर्निंग शो के जरिए वाज़ेह तौर पर बता दूं कि इस वक्त सेहत कार्ड के ऊपर प्राइवेट सेक्टर के अंदर बिल्कुल इलाज मुआवजा मुकम्मल तौर पर 1 जुलाई से बंद है। हाँ, ये हुकूमत ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जी हम करेंगे, ये डाटा कब मरतब करते हैं, कितना टाइम लगता है, उतनी देर तक तो ये सर्विसेज मुअत्तल हैं। इनको ये चाहिए था कि पहले ऑडिट करके अगर करप्शन वाकई हुई है तो जो है वो उसको सामने लाते हैं, क्योंकि इन्होंने ज़बानी कलामी बात की है। तो एक बहुत बड़ा एलिगेशन जूनियर डॉक्टर्स की जानब से सामने आ चुका है प्रोफेसर जवेद अकरम के ऊपर कि जी खुद प्रोफेसर हैं और चूंकि जूनियर डॉक्टर की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चल चुकी थी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो इन्होंने ये भी एक साजिश की है। ये एक मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्टरों के अंदर है कि जी जूनियर डॉक्टर, चूंकि इन्होंने कहा जी कि जो एमओ थे उन्होंने ये सारे स्टंट डाले। और एमओ मेडिकल ऑफिसर, मैं आपको वो बता दूं कि मेडिकल ऑफिसर वो होता है सरकारी सेक्टर में जो बाकायदा तौर पर एक स्पेशलाइजेशन करके और फिर जो है वो सेक्टर में आता है, फिर वो आपका इलाज मुआवजा कर सकता है, वो प्रॉपर एक कंसल्टेंट डॉक्टर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक तो इन्होंने अरबों की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है, अभी तक वो सामने चीज़ें नहीं आई। ज़बानी कलामी इन्होंने कहा है, ये इनको चाहिए था कि थर्ड पार्टी ऑडिट कर लेते। अगर वाकई किसी डॉक्टर ने 3 स्टंट डाले हैं तो उसको पकड़ कर लाते। फिर दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी, मैं बड़ी दिलचस्प आपको आपके इस मॉर्निंग शो में बात बताता हूँ, बड़ी हैरानगी वाली बात है कि इनके राइट और लेफ्ट वो लोग बैठे थे जिन्होंने इस कार्ड, सेहत कार्ड को चलाया है, यानी जिन्होंने पैनल के ऊपर अस्पताल लिए, प्राइवेट अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने उनको अप्रूवल दी और परमिशन दी और जिनका ये काम था कि पीटीआई के दौर में 3.5 साल अगर ये हेल्थ कार्ड चला है तो उनकी मॉनिटरिंग उस अथॉरिटी ने करनी थी जो राइट और लेफ्ट बैठे थे। उनको तो वजीर सेहत या निगरान हुकूमत ने अभी तक कुछ नहीं कहा। हेल्थ कार्ड 1 जुलाई से बंद कर। ठीक है, तो अभी अवाम की सहूलत के लिए एक कदम उठाया गया था। अगर हम सेहत कार्ड की बात करें तो क्या वाकई में कुछ बेज़ाब्तगियां हुई हैं, घपले हुए? क्योंकि आप हेल्थ की बीट को बहुत अरसे से देख रहे हैं। सेहत कार्ड से पहले क्या एक तादाद रही है ऑपरेशन होने की, क्या और क्या उसके बाद आपने देखा कि तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो? नवार भाई, ज़ाती तौर पर मैंने ये देखा है कि लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। हाँ, इसमें अगर किसी डॉक्टर ने, मैंने भी खबरें चलाई हैं कि एक डॉक्टर ने पित्ते का ऑपरेशन करना था, उसने टांग का ऑपरेशन कर दिया, मैंने भी ये चलाई हैं खबरें, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ। लेकिन आप कोई भी अगर प्रोग्राम शुरू करेंगे तो 100% वो आप ये नहीं कह सकते कि ये कामयाब होगा और इसमें करप्शन तो इन्होंने पकड़नी है ना, मॉनिटरिंग तो इन्होंने करनी है। ये कह रहे हैं जी एक अस्पताल 93 करोड़ का बिल ले गया। 93 करोड़ में आप चेक करें ना, उसने 93 करोड़ में क्या किया है। 93 करोड़ में उसने डॉक्टर को कितने पैसे दिए है, प्रोसीजर कितने किए हैं, सारा कुछ क्या, वो 93 करोड़ की करप्शन कैसे साबित हो सकती है? ये सारी चीजें देखनी होगी। इसमें बेजाब्तगियां थी, इसमें डॉक्टर्स ने किया, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल क्लियर है, इसमें थे ऐसे डॉक्टर, लेकिन ओवरऑल ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें गरीब बंदे थे, जो लोग, हम मुझे पता है जो लोग आते थे, किसी ने हर्नियों का ऑपरेशन कराना है वो प्राइवेट सेक्टर में पहले दिन जाता था और उसका ऑपरेशन हो जाता था। किसी ने अगर स्टंट डलवाना है तो वो पहले दिन जाता था। पीआईसी में एक लंबी लाइन और एक व्हील चेयर के ऊपर बैठा रहना, फिर उसके बाद बारी ना आना, फिर सिफारिश कराना, ये चीजें तकरीबन खत्म हो चुकी थी और इसमें कुछ तरमीम करने की जरूरत थी। जिस तरह बहुत अमीर लोग थे उनके लिए यकीनी तौर पर आप करें और प्रीमियम रखें, लेकिन इसको खुदारा बंद ना किया जाए और ये एक अच्छी सहूलत थी। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब लोग जाते थे और सरकारी अस्पतालों से लोड भी कम हुआ था, लेकिन अब जब ये खत्म कर दिया है तो पीआईसी में वही हाल होगा जो पहले था। लेकिन जो इल्जामात हम देख रहे हैं, जो इंकशाफात किए जा रहे हैं, वो तो बड़े संगीन हैं और बड़े खौफनाक हैं कि 50% नॉर्मल डिलीवरी के केस से उन्हें सिर्फ पैसा बनाने के लिए सी सेक्शन में उनको कन्वर्ट कर दिया जाता रहा है। इस वजह से अनवार भाई सिर्फ 25,000 ये सी सेक्शन का देते थे। आप मुझे बताएं कि 25,000 में सी सेक्शन कौन करता? फिर उन्होंने उसको बढ़ाकर तकरीबन 50,000 किया था। पेरीफ्री के अंदर ये एक लोग जो 50,000 में करते थे उनके लिए एक नेमत थी पेरीफ्री के अंदर। बहरहाल ये है कि उन्होंने जो करप्शन के अरबों रुपए के इल्जाम लगाए, होना तो ये चाहिए था कि थर्ड पार्टी
टारगेट करके उसको सामने लाया जाता। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, बंद पहले कर दिया, अब उन्होंने कहा जी कि ये एक अरबों का करप्शन केस है और हम इसके ऊपर जो है वो तहकीकात करेंगे और डाटा डेवलप करेंगे। ये बंद नहीं, साथ ये भी कह रहे हैं, मैं हैरान कौन हूँ कि लोगों को साथ ये भी कह रहे हैं कि हम बंद नहीं कर रहे। बंद तो आपने 1 जुलाई से कर दिया और बजट इसमें बैलेंस ही नहीं है किसी के पास, वो कैसे लाज मुआवजा कराएगा? लेकिन क्या निगरान हुकूमत इसको बंद कर सकती है? वो तो कुछ अरसे के लिए आए हैं, फिर जो हुकूमत आएगी वो तो बड़ा सवाल है। वो तो कहते हैं जी कि हमने ये भी सवाल किया था कि आपके पास अथॉरिटी है कि आप इसकी अमेंडमेंट करें, तो उनका ये सवाल था कि हम इलेक्शन जो कराने हैं वो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, हम बैठे हुए हैं, हमें बता दें हमने किसको चार्ज देना है, हम चार्ज दे के चले जाते हैं। पर ये भी एक सवाल है, लेकिन ये ओवरऑल इसमें मैं बगैर किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के मैं अनवार आपको बता रहा हूँ कि ये एक अच्छा प्रोग्राम इसलिए था कि काफ़ी हद तक लोगों को इसमें सहूलत मिली थी और लोग जाकर प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छे माहौल में, हाँ उसमें अगर किसी प्राइवेट अस्पताल ने कोई बेज़ाब्तगी की तो पकड़ लें उसको, लेकर खुदारा इसको बंद तो ना करें। आपने 1 जुलाई से बंद कर दिया और आप कह रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हम लोगों को इलाज मुआवजा कराएंगे जिनकी इनकम इतनी होगी, लेकिन अब वो भी पुराना एक प्रोग्राम है। उसमें भी कल हमने खबर ब्रेक किया कि कई ऐसे लोग मर चुके हैं कि अरसा दराज से मरे हुए हैं और उनके नाम पर पैसे जा रहे हैं। फिर उन्होंने खुद ही कह दिया है कि ये एक नामुकम्मल डाटा है, हम डाटा मरतब करेंगे। अब हमें देखना होगा कि डाटा कब ये हुकूमत निगरान मुकम्मल करती है और कब सेहत कार्ड दोबारा प्राइवेट सेक्टर में चलता है, लेकिन सरकार के सेक्टर में सेहत कार्ड चल रहा है। अभी जो गरीब बंदा है वो क्या करेगा, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास हेल्थ कार्ड नहीं है, अब वो क्या करेगा इस सिचुएशन में? फिर सरकारी अस्पतालों में जाएगा, लाइनों में लगेगा? जी बिल्कुल, सरकारी अस्पतालों में उन्होंने वो कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड भी जारी है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पहले भी जारी था, लेकिन सरकार में सेहत कार्ड को उस तरह ट्रीट मरीजों को नहीं किया जाता था जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में किया जाता था। सरकार में अब आपने जाना है और लंबी लाइनें लगी, फिर वहां पर उन्होंने क्वालिटी ट्रीटमेंट की बात की कि सेहत कार्ड के जरिए क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। ये भी मैं आपको साबित कर दूं कि सेहत कार्ड के ऊपर क्वालिटी ट्रीटमेंट अगर नहीं मिल रहा था तो PIC के अंदर दर्जनों मरीजों को एक्सपायर्ड स्टंट डाले गए, उसमें 44 के करीब डॉक्टर मुलव्वस थे। इसी निगरान हुकूमत ने, प्रोफेसर जवेद अकरम साहब बड़े रिस्पेक्टेबल है मेरे लिए, इन्हीं की दौरे हुकूमत में जो अभी निगरान चल रहा है, इन्होंने उन डॉक्टर्स को माफ कर दिया। वहां तो एक्सपायर्ड डाले गए, आप PIC एग्जांपल देते हैं कि जी वहां पर क्वालिटी ट्रीटमेंट है, लेकिन वहां पर एक्सपायर्ड स्टंट डाले गए और यहां पर ये कह रहे हैं कि पूरे इतने स्टंट डाल दिए कि पूरे पाकिस्तान से स्टंट खत्म हो गए। मैं यहां पर ये वादा कर दूं कि स्टंट डालने की वजह से खत्म नहीं हुए, चूंकि स्टंट आपकी जो LC ओपन नहीं हो रही थी और आपको स्टंट प्रोवाइड ही नहीं किया जा रहा था बाहर से, क्योंकि हम खुद नहीं बनाते, तो इसलिए स्टंट नहीं मिल रहे थे। ये एक मामला है, तो इसको जो है वो वादे तौर पर मैंने ठीक है। बहुत शुक्रिया मियां नवीद, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और बहुत बात है कि एक बहुत अच्छी सहूलत थी अवाम के लिए जिसको अब खत्म किया जा रहा है और उसके हवाले से जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं वो बहुत खौफनाक हैं। संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं निगरान हुकूमत की जानिब से। अब देखना यह है कि क्या इस हवाले से ऑडिट होगा, कोई तफ्तीश होगी और जो भी लोग अगर इसमें कुछ मुजरिम करार वाकई उनको सज़ा फिर मिलनी चाहिए। बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। अब रुख करते हैं शहर कायद का, जहां कराची में मेयर तो बन गया है लेकिन बयानबाजी का सिलसिला अभी भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ये कहते हैं कि टाउन और UC चेयरमैन को हल्फ उठाए 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक इख्तियारात नहीं दिए गए। ट्रांजिशन ऑफिसर्स ही टाउन्स और UCs में अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं और शहर का जो मेयर है वो कब्जा मेयर है। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि कराची में काम हो, पीपल्स पार्टी कुछ भी कर ले, बिलावल भुट्टो अब वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर का इलेक्शन हारने के बाद तोता फाल निकालने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने हाफिज नईमुर रहमान को मशवरा देते हुए कहा कि उन्हें तोता फाल निकालने का काम छोड़कर कुछ दिन आराम करना चाहिए। जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि ईद के 5 दिनों में 1,13,035 टन अलाइशें और कचरा लैंडफिल साइटों तक पहुंचा दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एनालिस्ट एंकर पर्सन फवाद। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये हालिया ईद अभी गुजरी है, नया मेयर कराची, आपको लगता है कि वो सही तरह से डिलीवर कर पाए हैं? इस साल जो सफाई सुथराई के इंतजाम थे वो पहले से कुछ बेहतर थे या नहीं थे? बहुत शुक्रिया अनवार। देखें, जहाँ तक
बात है सफाई सुथराई की, आलाइशें जो है वो फारिग हो जाने की, उड़ जाने की, लैंडफिल्ड साइट तक पहुंच जाने की, बड़े बड़े जो ढेर लगे होते थे कराची में आलाइशों के गली मोहल्लों के अंदर, मेन रोड्स के ऊपर, बहरहाल उसके अंदर एक बेहतरी आई है और हमने महसूस ये किया कि आलाइशें उठाने के लिए कम से कम कोई मौजूद है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है, ये आलाइशें उठाने का काम मेयर कराची के जो आईनी दायरा इख्तियार है उसके अंदर है ही नहीं। SLGA 2013 जिसके अंदर बाद में अमेंडमेंट हुई, वो मेयर कराची को ये इख्तियार ही नहीं देता कि वो आलाइशें उठाएं, बल्कि ये इख्तियार है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ऊपर, कि जो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के इंतखाब से पहले भी मौजूद था, आज भी मौजूद है। उसको पिछले साल भी इसी तरह काम करना चाहिए था, उससे पिछले साल भी इसी तरह काम करना चाहिए था। उसको जब वसीम अख्तर साहब थे तब भी इसी तरीके से काम करना चाहिए था, कि वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है कि जो वजारत बल्दियात के मातहत आता है। मेयर कराची का काम नहीं है जो उनको दिए गए इख्तियारात हैं SLGA 2013 के तहत कि वो आलाइशें उठाने का काम करें या कचरा और सफाई करने का काम करें। जमात इस्लामी नई कराची के गालिबन टाउन नाजिम है, यूसुफ मेरा ख्याल है उनका नाम है, मैं नाम थोड़ा सा शायद भूल रहा हूँ, गुमान है कि उनका नाम यूसुफ ही है। उन्होंने मुतालबा भी किया है कि टाउन नाजमीन को जो है वो इख्तियारात दिए जाएं, UC चेयरमैन को इख्तियार दिए जाएं कि वो कचरा उठाने का काम जो है वो करें। बुनियादी तौर पर मसला यह है कि कराची में SLGA 2013 पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि इसमें किसी हद तक हकीकत भी है कि उन्होंने ये बनाया ही अपने सियासी मुखालफिन के लिए था कि उनको कम से कम इख्तियारात देने पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात जो है वो मेयर कराची के जो है वो हुकूमत सिंध के पास रहें। अब उनका मेयर है, उन्हीं की सिंध हुकूमत है, तो मेयर कराची सिंध हुकूमत के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस कचरे को उठाने का सबब बने। बहरहाल खुश आइंद है, लेकिन लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि पिछले सालों में ऐसा क्यों नहीं हुआ। पिछले सालों में भी यही सिंध सॉलिड मौजूद थे, ठीक है, इसी तरीके से बजट था, इसी तरीके से जो है वो ये लोग जो हायर किए गए हैं कचरा उठाने के लिए या आलाइशें उठाने के लिए, ये पिछले सालों में भी मौजूद थे, तो ये फाल क्यों नहीं रहे। तो बहरहाल इसके अंदर मुर्तजा वहाब का किरदार है। उन्होंने जो है वो एक एक कॉल के ऊपर, एक एक जगह पे, एक एक वीडियो के ऊपर, एक एक क्वेरी के ऊपर जो है वो रिस्पांस किया, वहां पर पहुंचे, कचरा उठाने का काम हुआ, आलाइशे उठाने का काम हुआ, आलाइशे लैंडफिल साइट तक पहुंचने का काम हुआ, फ्यूमिगेशन का काम हुआ, वहां पे चूना छिड़काव का काम हुआ। ये सारा काम हुआ है कराची के अंदर, इसमें देखें कोई शक नहीं है। जो अच्छा काम है उसको वहां अच्छे की सूरत में ही सराहना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि पिछले 10-12 साल में जो कराची के लोग अजियत का शिकार थे वो भी इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। रह गई बात हाफिज नईमुर रहमान साहब और मुर्तजा वहाब साहब की आपस की बयानबाजी। देखिए, मेरा ख्याल है कि सियासत में इस तरह की बयानबाजी जो है वो शहरियों के लिए फायदेमंद होती है। लेकिन फवाद, आप क्या समझते हैं, जो इख्तियारात ना मिलने का जो शोर है, पीपल्स पार्टी अपने मेयर को भी इख्तियारात नहीं देना चाहती, हाफिज नईमुर रहमान का ये इल्जाम क्या दुरुस्त है? देखिए जी, हाफिज साहब बुनियादी तौर पर एग्रेशन मोड में चले गए हैं। उनको तो जो भी काम मुर्तजा वहाब या पीपल्स पार्टी की जानिब से किया जाएगा, जो कुछ उनके साथ हुआ, वो तवील अरसे से कराची के लोगों के लिए एक कैंपेन चला रहे थे, फिर वो जाहिर है कि मुंतखब नहीं हो सके। एक बंदे ने जो है वो सीटें भी जीती होती हैं, एक मेहनत भी की होती है, शहर के एक बड़े हिस्से से जो है वो कामयाबी हासिल की होती है, एक बड़ी कैंपेन चलाई होती है, शहर के मामलात के ऊपर गुफ्तगू की होती है। हारने के बाद हाफिज साहब इस वक्त एक एग्रेशन मोड के अंदर चले गए हैं। लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है कि उनकी सारी बातें दुरुस्त होंगी या वो इस मामले के अंदर भी दुरुस्त कह रहे हैं। जाहिर है कि एक तरीकेकार है। आप देखेंगे जो इंतखाब हुआ था इन चेयरमैन का, वो जनवरी के अंदर हुआ था और जाकर इनका जो हलफ हुआ है या मेयर का जो इंतखाब हुआ है वो जाके मई के अंदर हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मई और जून 6 महीने तक जो है वो ये सारा काम पेंडिंग के अंदर चलता रहा और फिर जाकर जो है वो तमाम चीजें हुई। बुनियादी तौर पर तो यहाँ इलेक्शन कमीशन का किरदार है, बुनियादी तौर पर तो यहाँ सिस्टम का किरदार है कि जिसने इख्तियारात देने हैं। तो इसमें किसी को मुर्द इल्जाम ठहराना बजाय है कि ये सियासी बात तो हो सकती है और सियासत हो भी रही है, सियासत होनी भी चाहिए सियासत, लेकिन यहीं तक होनी चाहिए कि आप एक दूसरे की गलत पॉलिसीज को, एक दूसरे के गलत को ठीक करने के लिए जो है वो तामीरी तनकीद करें। ठीक है फवाद, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि अब अभी हाफिज नईमुर रहमान काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से जमात इस्लामी डटकर ऑपोजिशन कर रही है, लेकिन क्या इस प्रेशर में पीपल्स पार्टी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, अच्छा काम नहीं करना पड़ेगा? तो कराची के शहरियों के लिए तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होगी। देखिए जी, पीपल्स पार्टी के ऊपर सिर्फ एक प्रेशर जमात इस्लामी का नहीं है। ठीक है कि एक अपने सियासी मुखालिफ का, अपोजिशन का एक प्रेशर जरूर होता है कि जो बहुत सारी चीजें दुरुस्त करने का मौका देता है।
मैं वही बात आपसे मुकम्मल करना चाह रहा था कि अगर तनकीद जो है वो तनकीद की हद तक हो और तामीर के लिए हो तो उससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती। ऑपोजिशन अगर ऑपोजिशन हुकूमत को ठीक करने के लिए हो तो उससे अच्छी ऑपोजिशन हो नहीं सकती, क्योंकि जमहूरियत के अंदर एक पार्टी हुकूमत में होती है, एक पार्टी ऑपोजिशन में होती है। ये नहीं हो सकता कि सारे के सारे हुकूमत के अंदर चले जाएं। लेकिन अगर यही तनकीद जो है वो सड़कों के ऊपर नजर आ जाए, खुदा ना खास्ता जिस तरह से MKM और जमात इस्लामी का एक तवील अरसे तक कराची में 20-30 साल तक खूनी तसादुम रहा, तो जो है वो सूरत हाल खराब होती है। अगर यही तनकीद उस तरफ चले जाए कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गालम गलोच और लोगों को जो है वो आपके बच्चों की शादी नहीं होगी, बददुआओं से लेके लोगों को का नाटका बंद करने तक, उनको गिरफ्तार करने तक, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई तक चली जाए, वहां पर जाकर इस जो सियासी मुखालफत है इसको फिर जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता। अच्छा, आपने कहा पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर मल्टीपल किस्म का है। पीपल्स पार्टी के ऊपर सिर्फ ये प्रेशर नहीं है कि उनकी अपोजिशन बड़ी मजबूत है, उनके ऊपर ये भी प्रेशर है कि उनको कराची के अवाम ने जाहिर है कहीं ना कहीं तो वोट दिए ना, 3-3.5 लाख वोट तो उन्होंने लिए हैं ना। अगर दूसरे 4 लाख लिए तो 3 लाख वोट तो इन्होंने भी लिए हैं। तो ये वोट भी कराची से मिले हैं और जाहिर है कराची के ऊपर, कराची से जो है वो पीपल्स पार्टी को एक बड़ा तनकीद का सामना रहा है। फिर कराची के अंदर एक वैक्यूम है, कराची के अंदर जो वैक्यूम है उसकी मिसाल ऐसे है कि वो पहले MKM के जाने से, उनके कायद के फारिग होने से जो खला पैदा हुआ उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो फिल किया और कराची से 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ का जिस तरह से हाल है कि टुकड़े बुखरे हो गए, जिसको संभालना मुश्किल हो रहा है। अब जो है वो जिम्मेदारी आती है उन तमाम पार्टियों के पास जो बाकी बच जाती हैं। तो अब अगला जो इलेक्शन होना है, जो 3 महीने 2 महीने 4 महीने जितने भी महीनों के बाद होना है, जो कौमी असम्बली के इंतखाबात हैं, उसमें तो मुकाबला ही पीपल्स पार्टी का कारकर्दगी की बुनियाद पर हो सकता है कि अगर वो अभी कोशिश करे, क्योंकि कराची की ये 14 सीटें, कराची की 20-21 सीटें जो हैं उनमें से कुछ पीपल्स पार्टी पहले जीती भी रही है। जो है वो लियारी की सीट वो के इस दफा हार गई थी, शकूर शाह साहब जीत गए थे और बिलावल भुट्टो साहब हार गए थे। लेकिन वो तारीखी तौर पर देखा जाए तो नबील गबोल, फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, वो जो है वो किसी ना किसी तरीके से पीपल्स पार्टी के करीब रही है सीट। फिर कादिर पटेल साहब की जो सीट है किमाड़ी की, वो पीपल्स पार्टी के पास थी। फिर मलीर की कुछ सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी के पास थी। तो अगर कराची की 20-21 सीटों के ऊपर देखें तो 2-3-4 सीटें जो मज़ाफात की हैं वो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के पास थी। अब उन्होंने शहर के अंदर मुकाबला करना है, उस मुकाबले के लिए उनके पास कारकर्दगी नाम की भी कोई चीज बिल्कुल, लेकिन वो कारकर्दगी दिखाने के लिए जो एक कराची का सबसे बड़ा मसला है वो पानी का मसला है। मुर्तज़ा वहाब ने अपनी जो पहली स्पीच की उसमें उन्होंने यही जिक्र किया था, तो उस हवाले से आपको लग रहा है कि कोई काम स्टार्ट हुआ है? अच्छा देखें जी, पानी का जो मसला है ना कराची का, ये ठीक है कि हम किसी को बरी जिम्मा करार नहीं दे सकते कि जी मेयर कराची की जिम्मेदारी नहीं है, या जो है ये जिम्मेदारी जो है वो फलाना की और फलाना की है। ये कलेक्टिवली जिम्मेदारी है, लेकिन बुनियादी तौर पे कराची में पानी सप्लाई का जो जिम्मेदार है वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, जिसको पानी जो है वो ठट्टा के रास्ते, पिपरी और इस तरह से इस पूरे रास्ते से मिलता है, जिसके लिए K4 का एक मंसूबा है जो तवील अरसे से जो है वो हम देखते हैं कि पेंडिंग के अंदर है, जिसका इफ्तिताह फिर अभी कुछ अरसे पहले जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने भी किया है। उससे पहले कई मरतबा जो है मुख्तलिफ लोग उसका इफ्तिताह करते रहे हैं और वो 2005, 7, 8 के बाद से मुस्तकिल जो है वो इसी तरीके से पेंडिंग के अंदर है। बुनियादी तौर पे कराची को जब पानी सप्लाई होगा तभी फिर लाइनों के अंदर पानी आएगा भी, और ये भी मेयर कराची के दायरा अख्तियार से, जो पीपल्स पार्टी का ही बनाया हुआ कानून है, उस दायरा अख्तियार से बाहर है। लेकिन जाहिर है कि मुर्तज़ा वहाब साहब की पहुंच बिलावल भुट्टो साहब तक है, उनकी पहुंच जो है वो वजीर बल्दियात नासिर शाह साहब तक है, उनकी पूरी सिंध काबीना तक पहुंच है, वज़ीर आला सिंध उनको बड़ा पसंद करते हैं। तो जाहिर है कि उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि चूंकि उनकी पहुंच है, उनकी सूबाई गवर्नमेंट है, उनकी वफाकी गवर्नमेंट के अंदर पार्टनरशिप है, लिहाजा वो K4 का मंसूबा हो या कराची को पानी की सप्लाई का जो भी तरीकेकार हो, उसके ऊपर कोई ना कोई अपना किरदार अदा करे। पानी का मसला बहरहाल इस वक्त मजीद जो है वो वर्स्ट हुआ है। जिला बस्ती के बहुत से इलाकों के अंदर पानी नहीं आ रहा, खुद वाटर बोर्ड के मुलाजमीन बता रहे हैं कि पीछे से पानी नहीं आ रहा। अच्छा, इसके अंदर सारा कसूर हम ये नहीं कह सकते कि जो पानी सप्लाई करने का इदारा वाटर बोर्ड है उसी का है। बुनियादी तौर पे कुछ पानी की किल्लत भी है। अब मुल्क के अंदर बारिशें हो रही हैं, जिस तरीके से लाहौर में कल सुना है बड़ा तूफानी मौसम था, आज भी अगर मौसम खुशगवार है तो जब ऊपर की साइड पे बारिशें होंगी तो अल्टीमेटली पानी नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पर जो है वो जो कराची को पानी की सप्लाई का रास्ता है उसमें पानी की जो है फरावानी होगी। इस वक्त तो पानी की किल्लत है। 2 दिन से हम खबरें सुन भी रहे हैं कि ठट्टा के जिस रास्ते से जो है वो पानी आता है कराची तक, वहां से पानी डाउन स्ट्रीम के ऊपर यानी कि पानी कराची की तरफ आने वाला वैसे ही कम है।
कोटे से कम है, जरूरत से कम है, तो जितना पानी होगा उसी हिसाब से आगे दिया जाएगा। और इन दिनों के अंदर अमूमी तौर पर पिछले सालों के अंदर भी हमने देखा, उससे पहले भी हमने देखा कि अगर बारिशें थोड़ी सी ताखीर से हों, जैसा कि अभी हुआ पिछले साल, तो आपको याद होगा कि ईद उल अजहा के ऊपर कराची के अंदर इतनी बारिशें थी कि हमने आलाइशें पानी के अंदर तैरते हुए अपनी आंखों से देखी हैं। बिल्कुल, बकरे की खाल और गाय की खाल हमने अपने सामने जो है वो तैरते हुए पानी के अंदर देखी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एंकर पर्सन एनालिस्ट फवाद अहमद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी डॉक्टर साहिबा से जो कि कचरे से आर्ट बनाने का काम कर रही हैं, यकीनी तौर पर जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। फ़न इंसान की तख्लीकी सलाहियतों की नुमाइंदगी करता है। आर्टिस्ट आम तौर पर उन चीज़ों को अपने फ़न के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे लिए बेकार होती हैं या फजूल होती हैं। तो वो कचरा जो कि आप गलियों पर फेंकते हैं, जो शहर को बदसूरत बनाता है, और अगर कोई इस कचरे को इस्तेमाल करके खूबसूरत शक्ल दे तो ये किस कदर अच्छा काम है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे आर्टिस्ट से जो कि कचरे से फ़न पारे तख्लीक कर रही हैं, और पेशे के लिहाज से वो डॉक्टर हैं, और ख़ुद भी वही बताती हैं कि लोग उन्हें कचरा चुनने वाली डॉक्टर कहते हैं। स्क्रैप आर्टिस्ट हमारे साथ डॉक्टर सादिया फजल इन कॉन्वर्सेशन होंगी। साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप बड़ा माहौल दोस्त काम कर रही हैं, ये आसान काम नहीं है कचरा चुनना, फिर उससे इस तरह के आर्ट के फ़न पारे तख्लीक देना। तो किस तरह से ये आइडिया आया? अस्सलाम वालेकुम अनवार, थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसा है, सबसे पहले तो सारे यही पूछते हैं कि डॉक्टर होके आप आर्ट करती हैं, तो वो थोड़ा सा सबको ज़रा लगता है शॉकिंग। और उसके बाद अब जब मैंने ये वाला काम अपना शुरू किया कि स्क्रैप आर्ट पे थोड़ा फोकस करना शुरू किया, तो वाकई ये सवाल है, इसका जवाब मैं आपको ये दूंगी कि मेरा जो फील्ड ऑफ प्रैक्टिस है वो लाइफस्टाइल मेडिसिन है, और इसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी या साइंस ऑफ हैप्पीनेस जो है वो इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कह लें या उसका एक पिलर कह लें। तो मैंने 2-2.5 साल पहले यहाँ पाकिस्तान में खोजना शुरू किया कि साइंस ऑफ हैप्पीनेस पे क्या काम हो रहा है। UHS पे डिग्री भी आई जो है साइंस ऑफ हैप्पीनेस में, मैंने उसमें बड़ा इंटरेस्ट शो किया, लेकिन वो कॉन्क्रीट कोई हुआ नहीं, उसका अपना काम उस पर हुआ नहीं। तो साइंस ऑफ हैप्पीनेस एक बाकायदा एक साइंस है जो कि पूरी दुनिया में राइज है, और बड़ी इसकी जो है ना इफेक्टिवनेस हम देख रहे हैं पिछले चंद सालों से। मुझे ये लगा कि इस हमारे मुल्क में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इस पर इतना काम नहीं हो रहा। लाइफस्टाइल मेडिसिन में भी पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में शुरू हुई है। इसके अलावा जो है मैंने फिर इसलिए, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने हार्वर्ड से ऑनलाइन पब्लिकेशन से कुछ पॉजिटिव साइकोलॉजी और इसके कोर्सेज किए, और उसमें ही एक ये साइंस ऑफ हैप्पीनेस का पर्मा मॉडल है जिसके बेस पे मैंने ये अपना जो स्क्रैप आर्ट है वो शुरू किया, और अपने पेशेंट्स पे इसलिए अप्लाई करना शुरू किया कि मैंने जब अपनी साइंस और आर्ट को जोड़ा, और पर्मा मॉडल की मैं जो 5 कोर एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि इसी की बेस पे ये स्क्रैप आर्ट थेरेपी बड़ी सक्सेसफुल जा रही है। उसमें P फॉर पॉजिटिव इमोशंस हैं, E फॉर एंगेजमेंट है, R फॉर रिलेशनशिप्स, M फॉर मीनिंग एंड A फॉर अकम्पलिशमेंट। तो ये इस तरीके से मैंने जो है इनिशियली शुरू किया। पर्पस मेरा यही था कि एक तो माहौल दोस्त प्रोग्राम होगा, और इसको अब मैं 3 डिफरेंट एवेन्यूज़ में ले गई हुई हूँ। एक अपने पेशेंट्स के लिए, एक कुछ बच्चों के लिए भी, ताकि उनको भी अपने इसका चीज़ का एहसास हो कि माहौल दोस्त चीज़ें कौन कौन सी हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं उनको अवॉइड करनी चाहिए या उस पर काम करना चाहिए। और तीसरा कितना वक्त दरकार होता है एक फनपारा बनाने के लिए, और किस तरह से उसको फिर आप जो आइडिया आता है किस तरह से चीज़ों को इकट्ठा करती हैं? अच्छा, अब इस तरह हो गया हुआ है क्योंकि अब मैंने इसको 3 डिफरेंट एवेन्यूज़ में कर दिया हुआ है। एक मैंने आपको बताया जैसे 2 अपने यही के पेशेंट और बच्चों के लिए, बल्कि रिसेंटली मुझे कुछ लोगों ने जो बच्चे जो जिनके पेरेंट्स यहाँ पे पाकिस्तान हैं और ख़ुद वो लोग बाहर सेटल हैं, उन लोगों ने भी अप्रोच किया कि ये थेरेपी हमारे पेरेंट्स को भी दें। इसी तरीके से जब मैं सिखाने का आपको बताऊँ कि अब मैं फ़िलहाल सिर्फ सिखाती हूँ फ़ी सबीलिल्लाह जिन लोगों को, क्योंकि ये भी मुझे लोगों ने अप्रोच किया कि क्योंकि स्क्रैप एक ऐसा
मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। तो अब मैं जब है तो एक वर्कशॉप जो हार्डली एक दिन की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो मैं इस तरह का कोई कहे क्योंकि मुझे सीखना है, क्योंकि लोग इसको कमर्शियली भी करना चाहते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है लेट्स ग्रो टुगेदर, उनके साथ मैं काम करती हूँ, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए और हैंडमेड पे काम कर रहे हैं, तो उनके साथ मैं करती हूँ। तो फिर एक ही दिन में मैं उसको कर लेती हूँ प्रोसेस। इसके अलावा जो एक्टिविटी होती है आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रही हैं जिससे मजीद भी आलूदगी ना फैले, तो ये किस तरह से पॉसिबल है? अच्छा, ये इस तरह से है कि एक तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। जैसे मैंने कहा मैं साइंस ऑफ हैप्पीनेस पे काम कर रही हूँ, और मैंने आपने जिस तरह पहले मुझे कहा कि मुझे लोग ये कहते हैं मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि लोग अब मुझे कहें कि हंसी बांटने वाली या खुशी की डॉक्टर। तो वो इस तरह से, जैसे आपने ये सवाल किया, तो वो इसी तरह से है कि जो काम मेरा चल रहा है वो डिफरेंट उसमें एवेन्यूज़ में चला गया हुआ है, और डिफरेंट तरीके से जो है वो लोगों को फायदा दे रहा है। अच्छा, माहौल दोस्त इस तरह से कि आगे किस तरह नहीं होगा। एक तो मैं अपने कलर्स जो यूज़ करती हूँ ज़्यादातर मैं अवॉइड किया बिल्कुल, किस तरह ऑयल पेंट्स या रेजन्स या इस तरह की जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाली चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल ना करूँ। उसमें जो सबसे कम जिसमें आप कह लें कि जो माहौल दोस्त कह सकते हैं वो एक्रेलिक पेंट्स हैं। इसी तरीके से जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादातर कैनवसेस यूज़ जो होते हैं वो तो चलें इस तरह से हैं। बाकी ये जो आपके गत्ते, जो आपकी पैकिंग्स और इस तरह की चीज़ें आती हैं, उसको आप बहुत इजीली जो है इस